राम राम सारे, मेरा नाम अक्षर राठी और स्वागत है आप सबका नए व्लॉग में। आज के व्लॉग का टॉपिक आप सबने पढ़ लिया होगा टाइटल में। एफडी, इन्फ्लेशन, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड, इन सारे चीज़ों के बारे में आज आप थोड़ी थोड़ी बात करेंगे कि एफडी क्यों है और क्यों नहीं करनी चाहिए। इन्फ्लेशन क्यों है, ये हमारी लाइफ पे क्या इफेक्ट डाला है, किस हिसाब से इफेक्ट डाला है। स्टॉक मार्केट क्यों है, म्यूचुअल फंड क्यों है, और इनमें हमने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए तो किस हिसाब से करनी चाहिए और कितनी करनी चाहिए। तो ये आज अपने टॉपिक रहेंगे आज के अपने ब्लॉग के। तो भाई हम इन्फ्लेशन तो स्टार्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन क्यों है। अब इसकी डेफिनेशन तो मैं देर नहीं बैठूँ। डेफिनेशन तो भाई वही है कि कोई कुछ बता देगा, कोई कुछ बता देगा और गूगल पे कम और मिल जाएगा। सीधी सीधी बात है, सीधी आसान भाषा में इन्फ्लेशन का मतलब हो गया महंगाई। जिस तरह थोड़े दिन पहले टमाटर बहुत ऊपर जा रहे थे, टमाटर अगर रेट महंगे हो रहे थे तो वो फूड इन्फ्लेशन था कि वो बहुत ऊपर चल रहा था, कि इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चल रहा है, खासकर फूड इन्फ्लेशन का। तो उसी तरह इन्फ्लेशन है जो वो किस तरह से इफेक्ट डाले एक आम आदमी की लाइफ में। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एग्ज़ाम्पल लगा लो कि हमारी 1 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और उस पर हमने महीने के 25,000 रुपये मिल रहे हैं। तो साल के हो गए तकरीबन 3 लाख। तो 1 करोड़ पर हमने 3 लाख मिल रहे हैं साल के, तो वो हो गया 3% हो गया। इन्फ्लेशन रेट है 7%। तो इसका मतलब होगा कि हम कर रहे हैं सिर्फ 3%, और इन्फ्लेशन है जो महंगाई बढ़ रही है वो बढ़ रही है 7%। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा पैसा है वो 4% घटा ही है, क्योंकि तुम कमाया तो तुमने 3% है और महंगाई बढ़ रही है 7% के हिसाब से। तो 7 में से 3 गए 4, तो 4% तुम अब भी कहीं ना कहीं नीचे ही गए हैं, तुम्हारे पैसों की वैल्यू कम हुई है। कह नहीं आ जाएगा कि भाई तुम्हारे पैसे बढ़े हैं कि साल में तुमने 3 लाख कमाया है, ठीक है। लेकिन अगर इसको इन्फ्लेशन रेट के साथ कंपेयर करें तो इन्फ्लेशन रेट तो 7% है, तो तुमने कमाया थोड़ी है, तुम्हारे पैसे की तो ग्रोथ तो ही नहीं है। तो पैसे कहीं ना कहीं पैसे की वैल्यू जो है वो कमी हुई है। और ये हम बात करेंगे भाई एफडी की। एफडी रेट जो है वो बैंक का, हम आप किसी भी बैंक में जाओ, अच्छे बैंक जो हो गए, मतलब बैंक का नाम तो मैं ना लेना चाहूँ, प्राइवेट बैंक हो गया, सरकारी बैंक हो, नॉर्मल 6 या 6.5 7% अपने एफडी रेट मिल रहा है बैंक में जाकर। और ये जो कर 2 मिनट पहले मैंने थारते बताया कि इन्फ्लेशन रेट है 7% और एफडी मिल रहा है तुमने 6%। तो जो लोग यूँ सोचा है ना कि एफडी एक इन्वेस्टमेंट है, कि हमारा पैसा रखा रखा है, रखा नहीं है, हमारा पैसा तो बढ़ रहा है, वो बढ़ नहीं रहा भाई, वो कहीं ना कहीं घट ही रहा है, उसकी वैल्यू कम ही हो रही है। महंगाई का जो रेट है ना वो तुम्हारे एफडी के रेट से बहुत ज़्यादा है। तो तुम, वो फिगर बढ़ रही है, वो फिगर कहने को है कि हाँ थोड़ी बढ़ गई है, फिगर बढ़ गया, हमें 6% इंटरेस्ट मिल गया है, लेकिन जो वैल्यू है ना वो वैल्यू थोड़ी बढ़ रही है। वैल्यू तो जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे ना, जब तक आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करके जो उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं कमाओगे ना, तो आप की जो पैसों की वैल्यू है ना वो कम ही हो रही है, वो ज़्यादा तो हो ही नहीं रही। और 6% भी कहने की बात है, कोई सा बैंक तुमने 6% ना देगा। अगर थारा बहम है ना यो कि हमने 6% मिल रहा है पूरा एफडी में, तो एक दिन है ना अपने सारी टर्म्स एंड कंडीशन साइड में रखियो, और जो थारा जब मैच्योर हो जाए ना एफडी उसने साइड में रखियो, देखियो कैलकुलेट करियो कि तुमने कितने टाइम पीरियड थी वह एफडी करवाई थी, और थारी मैच्योर हो गई है तो तुमने 6% के हिसाब से, जो भी रेट थारे बैंक ने बताया था 6 6.5 7, उस हिसाब से तारा अमाउंट कितना होना चाहिए इतने दिन में, ठीक है। और फिर तुम सारी टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ियो, उसमें के चार्ज हैं, टैक्स है ना है, किस हिसाब का टैक्स है, मतलब टैक्स देना हो या कुछ और चीज़ करके वो कुछ और चार्ज करते हैं, ठीक है। जो 6% का है ना लोग कि बैंक की हम 6% अपने क्लाइंट ने एफ डी दें, वहाँ वे 6% नहीं, वह 4.5% है, ठीक है। और जो लोग कह रहे हैं ना, जैसे नए स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, नाम तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक लगा लो, या उज्ज्वल स्मॉल फाइनेंस बैंक है, या एक और है, कौन सा है, 2 3 है, जो 8% तक भी एफ डी रेट देने को रेडी है कि 8.5% ले लो, 9% ले लो, अगर थोड़ा बड़ा अमाउंट डालोगे तो हम थोड़ा और बढ़ा देंगे। तो उनके भी अगर तुम सारे टर्म्स एंड कंडीशन साइड में रखो के पढ़ोगे ना, और तुम अगर कैलकुलेट करोगे, तो कोई भी बैंक, कितना ही अच्छा बैंक, कितना ही बुरा बैंक, कितना ही छोटा बैंक, चाहे उनने क्लाइंट बनाने अपने तो ये बढ़ा चढ़ा कर रेट बताओ कि हम 9% देवांगे, हम इतना देवांगे, फिर भी 6.5 7% मैक्सिमम है। इसका फालतू एफडी कोई बैंक ना देता और ना कोई देव है, ठीक है। बैंक वाला तुमने क्यों कमा के देगा, बैंक का तो काम है पैसे रखना, थारे पैसे रखेंगे, थारे तो 6% 7% पे ले होंगे, आगे वे लोन पे दे देंगे 10% 12%। और एक और चीज़ याद आई भाई एफडी के बारे में ही कि बहुत से लोग हैं जो एफडी में बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट डाल रखा है, ठीक है, 5 लाख 10 लाख से भी ज़्यादा डाल रखा है। उन लोगों ने मैं अवेयर कर दूँ कि अगर कल ना वो बैंक डूब गया, एफडी नहीं, अगर तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट भी है ना 5 लाख से ज़्यादा, अगर तुम्हारे बैंक में डिपॉजिट है और कल ने वो बैंक डूब गया, कुछ भी हो गया, दिवाली, वो तो निकल जाएंगे दिवालिया घोषित करके अपना,
तमने रिटर्न में सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। जिन लोगों ने 50-50 लाख की 20-20 लाख की एफडी करा रखी है ना, खासकर वे सुनो यह बात, अगर कल न थारे बैंक का कुछ हो गया ना, तो वे तुमने तो कितने की एफडी करा रखी हो, जो तुम यूँ कहो ना कि एफडी सबसे सेफ है, ये है वो है। तो स्टॉक मार्केट में तो यूँ कहा है कि हमने जितने पैसे लगा दिया वो कंपनी डूबगी तो के, ठीक है, और कंपनी डूबगी ना तो भी थार दौर बतेरा टाइम है तुम्हारे पैसे काटने है। पर जब बैंक डूब गया ना, तुमने टाइम नहीं मिलेगा कदर पे काटने है, वे रातों रात दिवाला घोषित कर दिया अगर बैंक वाले, ठीक है। और तुमने रिटर्न में जो आरबीआई की गाइडलाइन, अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनकी गाइडलाइन है या रूल हैं जो भी हैं, वे ये कहते हैं कि कितना भी बड़ा अमाउंट किसी क्लाइंट ने या किसी ने भी इंसान ने एक बैंक में अगर डाल रखा है ना, और कल को वो बैंक डूब गया, तो उसको रिटर्न में सिर्फ 5 लाख ही मिलेंगे। तो एफडी अब देख लो कितनी सेफ़ है, कितनी रिस्की है। जो लोग यूँ कहते हैं ना कि एफडी सबसे बढ़िया सबसे सेफ़ है, तो ये है एफडी की सच्चाई, जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाह रहा। और एफडी तो ऊपर जिन कुछ भी नहीं लग रहा कि एफडी सब कुछ है, तो 5 लाख तो ऊपर अगर तुम डाल रहे हो तो थार तो बड़ा रिस्क टेकर तो कोई है ही नहीं दुनिया में। मैं फिर भी यूँ कहूँगा कि जो स्टॉक मार्केट में पैसे लगा हुआ है ना, वे थार तो बत्ती सेफ है। क्यों दौर बतेरा टाइम है, अपने स्टॉक बेच कर निकाल लो अगर नहीं लग गया, कंपनी डूबन लग रही, क्योंकि रातों रात तो डूबा नहीं। स्टॉक मार्केट में तो सब कुछ रातों रात नहीं हुआ है। पर बैंक ने एक बार जब घोषित कर दिया ना, उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे हमारा दिवाली हो लिया भाई, हमारे 2 रुपये ना है। अपने जो लोग बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट डाल रहे हैं ना, वही 5-5 लाख लो और लकड़ो एड़ता है, मार दौर ना है, और वे भी तुमने केबरा कद जाकर मिल लेंगे। तो भाई बकवास टॉपिक हो गया है ख़त्म। ये टॉपिक इसा था जो मैंने आज थी सब तय ज़्यादा इसमें मैं बोर होया हूँ। थोड़ी सी रिसर्च भी करी तो उसमें भी कति ज्ञान नहीं आया कि यार के बताना, के अवेयर करना पड़ रहा है। मतलब लोग इतने पागल को के कहूँ कि क्यों कर है कि इतना बड़ा बड़ा अमाउंट एफडी में लगा कर नहीं सोचे कि हम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमने 60 लाख 50 लाख, मेरे उसमें है भाई जानकारी में, ठीक है। अब मैं नाम तो कह लूँ, मेरे खुद में 4-5 बंदे ऐसे जिन्हें मैं जानूँ और जो 50-60 लाख रुपए जिन्हें एफडी में लगा रखे हैं, और अपनी एज के होंगे, वे 25-26 साल के होंगे, इस तो बड्डे ना है, ठीक है। घर वाले रुपये दिए भाई, के कहानी विनते, ठीक है, छोड़ो। टॉपिक अपना दूसरा हो गया है भाई म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट का। एफडी और इन्फ्लेशन से रिलेटेड भाई और भी किसी चीज़ का डाउट हो, या मेरी बात या मेरे टॉपिक में कुछ गलत लगा हो, क्योंकि उसका मैंने भी कहा चीज़ फ्लो में गलत बोल दिया, जो भी हो कुछ लगा हो तो कमेंट करके बता दियो, या कोई चीज़ डिटेल में समझ नहीं हो तो उसके बारे में हम आगे वीडियो बनाई देंगे। बाकी मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने फिर भी एक एफडी, वैसे तो करो ही मत, और फिर भी जो लोग न सोच रहे हैं ना कि एफडी ही करानी है, तो सोच रहा हूँ कि उसके बारे में भी एक वीडियो बना दूँ कि अगर तुम एफडी करो हो, अगर तुमने यूँ लग गया कि हमने एफडी करनी है, क्योंकि भाई गांव के लोग खासकर उनका रव है डर कि हमारे पैसे यूँ हो जाएगा यूँ हो जाएगा। तो मेरी वीडियो खासकर उन थी या एफडी के बारे में तय है कि एफडी भी अगर करवाओ भी हो ना, तो 5-5 लाख की करवा लो, अलग अलग बैंक काम करवा लो। तो इसके ऊपर एक पूरी वीडियो ही बना दूंगा कि एफडी क्या है। थोड़ा बोरिंग होगा टॉपिक एफडी, क्योंकि मन ना तो कति ज्ञान नहीं आता इसके बारे में बात करना, पर ठीक है, एक एफडी के बारे में अलग तो वीडियो बना देंगे। बाकी करवाओ मत, हाथ जुड़वा लो मेरे तो, पर एफडी मत करवाओ। तो भाई अब हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड क्या है? म्यूचुअल फंड भी भाई 3-4 तरह के होते हैं अलग अलग, ठीक है। एक हो गया लार्ज कैप फंड, एक हो गया मिड कैप फंड, एक हो गया स्मॉल कैप फंड। छोटी छोटी डेफिनेशन में अगर मैं बता दूं तो ये है कि लार्ज कैप फंड हो गया मतलब जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज आ गया, निफ्टी 50। अब जिन लोगों को स्टॉक मार्केट की नॉलेज होना पता होगा निफ्टी 50 क्या है, कि इंडिया की जो सबसे 50 बड़ी कंपनी है वो होगी निफ्टी 50। तो लार्ज कैप फंड जो हो गया ना, वो जो सबसे बड़ी बड़ी कंपनी ना इंडिया की, उनमें पैसे तुम्हारे इन्वेस्ट होते हैं। और वो एक कंपनी में नहीं होते। म्यूचुअल फंड में होता है कि बहुत सारी कंपनियों की एक बकेट बना दी है, ठीक है। एक बाल्टी ले लूँ मैं, डल्लू कई अच्छा पानी भर दिया, पूरी बाल्टी भर दी डल्लू। तो डल्लू सारा एक कंपनी में तना आया है, वे नू है कि बहुत सारी अलग अलग कंपनी है। फॉर एग्जांपल 20 कंपनियाँ हैं, तो 20 कंपनियाँ के शेयर उस बाल्टी में डाल दिए हैं। ये थारा जितना भी रुपया होगा ना, वो सारा उस बाल्टी में इन्वेस्ट होगा। और ये है, इसमें रिस्क बहुत अच्छे से मैनेज होगा म्यूचुअल फंड में। वो इस तरह होगा कि मान लो कोई इंसान एक कंपनी में पैसे लगाता है और उसके डूब गए तो डूब गए, लेकिन अगर वो म्यूचुअल फंड में लगा हुआ है तो उस दौरे उसका रिस्क इतना अच्छे से बैलेंस हो जाए, उसका मैनेज हो जाए रिस्क जो है, कि 20 कंपनियों में उसने जो पैसे लगाए हैं एक साथ में, 20 में से ऐसा तो है नहीं कि सारी डूबेंगी,
उसमें यूँ है कि एक आधी डूब भी गई, डीलिस्ट हो गई है जो भी है, एक दो मान लो डूब गई, जीरो हो गई एक दो की वैल्यू, कुछ ऐसी होंगी जो अच्छे खासे रेट पे चल रही होंगी या बैलेंस चल रही होंगी कि ठीक ठाक रिटर्न दे रही हैं, 10-12% साल का कमा रही हैं। और जैसे दो तीन ऐसी थी कि बिल्कुल डूब गई, तो दो तीन ऐसी भी होती हैं जो बहुत ही ऊपर चली गई कि जिनका शेयर प्राइस लगा लो 10-10 हो गया, 100 हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से मैनेज करते हैं कि बहुत सारे शेयर्स का ना एक वो बना देते हैं म्यूचुअल फंड, कि लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे और इसमें रिस्क मैनेज हो जाएगा। तो यही एक कारण है कि म्यूचुअल फंड जो है वो 10 से 20% के बीच में रिटर्न देते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है ना। वो 10% से नीचे रहते हैं, मैं ये कहूँगा, मतलब ज़्यादातर 90% म्यूचुअल फंड जो 10 से नीचे तो कोई नहीं देता होगा। अगर लॉन्ग टर्म का थोड़ा बहुत देखें, अगर 3 साल का भी CAGR निकाल के देखें तो 10% तक नीचे कोई सा म्यूचुअल फंड नहीं देता पावा, और 20% तो ऊपर भी कोई सा नहीं देता पावा 3 साल में। फिर भी कैश कहूँ कि 3 साल का CAGR 20% तो ऊपर रहे, किसी किसी का 50% भी चला जाए। पर अगर हम उसमें पूरा खींच कर चला ना, 9-10 साल, 20 साल, 15 साल, 5 साल लगा लो, तो उनका CAGR कहीं ना कहीं अराउंड 15 से 20 के बीच में होता है। और 15 से 20 के बीच में जो म्यूचुअल फंड देते हैं वो होते हैं मिड कैप या स्मॉल कैप। जो लार्ज कैप होते हैं ना, वो कभी भी इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं देते म्यूचुअल फंड में। उसका कारण ये है कि जो एक कंपनी बहुत बड़ी है, मतलब वो कहते हैं ना कि ऊपर पहुंचना आसान है लेकिन वहाँ पे बने रहना बहुत मुश्किल है। तो वही है स्टॉक मार्केट में भी, कि एक कंपनी जो एक बार लार्ज कैप में आ गई ना, अपना वो शॉर्ट टर्म में बड़ा अमाउंट दे का है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में चलोगे ना तो वो स्टेबल रिटर्न ही देगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत हाई फाई रिटर्न देगी या मल्टी बैगर होगी। मल्टी बैगर कंपनीज जो होती है वो होती है स्मॉल कैप, मिड कैप, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि आप पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दो। पेनी स्टॉक तो सबसे बड़े स्कैम है, FD तो भी बड़े। और म्यूचुअल फंड का यही है कि भाई 3 तरह के हैं मेन, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। अगर थारा यूँ है ना कि तुमने कतई रिस्क नहीं लेना और बहुत मैनेज करके चलना है चीज़ें, तो सीधे लगा दो लार्ज कैप फंड में, ठीक है। लार्ज कैप फंड में ये है कि तुम्हारा 10-12% तक आ जाएगा लॉन्ग टर्म में, मतलब 3-4 साल के बाद में। या क्योंकि अगर म्यूचुअल फंड भी है तुम SIP करो या जो 1-2 साल तक लगाओ ना, वो भी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। म्यूचुअल फंड भाई बने ही लॉन्ग टर्म के लिए हैं। 1-2 साल में तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनसे मेरी बात होती है कि भाई SIP करवा रखी है मैंने और 3 साल में निकाल लूँगा सारे। भाई 3 साल में कुछ भी ना होया, SIP में तो इतना अच्छा कंपाउंड हुआ है ना अमाउंट, मतलब मेरे नज़रिए में तो SIP तो ऊपर कुछ है नहीं अगर लॉन्ग टर्म में कोई इंसान उसने कंटिन्यू रखा है तो। पर वो ये लोग कंटिन्यू ही नहीं रख पा रहे, 2-3 साल में यूँ कह दे कि बस वही हो गया। तो 3 तरह की ये म्यूचुअल फंड हो गए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अब धीरे धीरे अगली वीडियो में ना ये भी बात करेंगे कि कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है, कौन सी कंपनी का म्यूचुअल फंड है जो थोड़ा ठीक नहीं है या बस एवरेज है कि इसमें करे या ना करे। और अब लास्ट हो गया भाई अपना स्टॉक मार्केट, जो मेरा फेवरेट टॉपिक है। स्टॉक मार्केट के है, स्टॉक मार्केट में लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, इसे भी लोग जो प्रॉफिट कमा हुआ है ना कमाते हैं कि ये बहुत बड़ा स्कैम है। या जिस तरह रहता है, ये लगा लो कि अपने पेरेंट्स की एज के लोग हो गए, जो अपने बड़े बूढ़े हो गए, वो यूँ कमाएँ कि स्टॉक मार्केट तो जुआ है। तो वो जुआ क्यों कमाए हैं उसका भी एक रीज़न है, ठीक है। एक एग्ज़ाम्पल दूंगा भाई, तुम एक जॉब कर रहे हो, ठीक है, कोई भी जॉब लगा लो, फॉर एग्ज़ाम्पल तुम पुलिस में हो, ठीक है। तुम अपना 12 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे, जितना भी तुम्हारी जॉब चलती है, तुम महीने भर की कमाई है, ठीक है, तुम महीने भर की कमाई ने तुम ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रहे हो जिसके बारे में तुम्हें नॉलेज ही नहीं है, स्टॉक मार्केट, ठीक है। मतलब एक बंदा नौकरी करता है महीने भर और महीने के एंड में उसको सैलरी मिलती है, और वो उस सैलरी को ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जिसको उसकी नॉलेज ही नहीं है, तो पैसे डूबेंगे ही ना भाई। बिना नॉलेज के कहीं पे भी पैसा लगाओगे तो डूबेगा। वो तो अगर तुम्हारा ये लगा लो कि बहुत बढ़िया थारी किस्मत है या जो भी है, तो थारा तुक्का लग गया, रिटर्न तुमने कमा लिया स्टॉक मार्केट में, ठीक है। और ना बिना नॉलेज के तुम किस तरह कमा सको। अब तुम कोई भी, अगर तुम्हारा डीमैट अकाउंट है, तुम डीमैट अपना अकाउंट ओपन करोगे ना, तो उसमें एक वार्निंग आती है कि 90% ऑफ ट्रेडर्स वो पैसा लॉस करवाते हैं। और डेली का जो एवरेज लॉस है ना, वो 50,000 रुपये है, कि मतलब 90% लोग डेली 50,000 रुपये का लॉस करवाते हैं स्टॉक मार्केट में। तो अब जो 10% है वो कौन है, ठीक है। अब जो 10% है ना, वो मैं बताऊंगा वो कौन है। इंडिया की पॉपुलेशन सिर्फ 4 या 5% पॉपुलेशन होगी जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है।
उसमें से भी बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो लोगों से जो मतलब किसी कंपनी के फाइनेंशियल एडवाइज़र के पास जाते हैं या किसी कंपनी के एएमसी के पास जाते हैं, एनबीएफसी के पास जाते हैं पैसे इन्वेस्ट करवाने की, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है या स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट पोर्टफोलियो बनाना है, स्टॉक्स खरीदने हैं डायरेक्ट कि हमारा पोर्टफोलियो बनवा दो। तो उनमें भी जो लोग या तो जिनको बहुत टाइम हो गया, बहुत एक्सपीरियंस है कि ना 3 4 5 6 साल काट दिए मार्केट में, तो ये भी इन्हें ज्ञान हो रहा है कड़े तक प्रॉफिट कट देगा, कड़े तो ना कट दे, या तो उनका प्रॉफिट हो रहा है। या फिर जो बड़े बड़े FI DI है, FI हो गए मतलब फॉरेन इन्वेस्टर हो गए, DI डोमेस्टिक इन्वेस्टर हो गए अपने इंडिया वाले, फॉरेन आ गए बाहर के, जो बाहर के इन्वेस्टर हैं जो पैसे लगा हुए हैं वे कमा रहे हैं बढ़िया रुपया स्टॉक मार्केट में, और जिन एक्सपीरियंस है वे कमा रहे हैं। ना तो आधे लोग आधे तक के कहूँ 90% लोग, मतलब ये थारी ऐप में खुद दिखने लग रहा है तुमने, मैं ना कह रहा कि मैं कहूँ 90% लोग है, ये तुम ऐप खोलोगे ना, अपना डीमैट अकाउंट बनाओगे, ऐप खोलते ही वार्निंग आ जाएगी कि 90% लोगों का लॉस होने लग रहा है, फिर और वो भी 50,000 का दिन का डेली एवरेज का। तो एक मिथ और मैं ये दूर करना चाहूँगा कि स्टॉक मार्केट जुआ नहीं है। स्टॉक मार्केट उन ही है जिन नॉलेज है, जिनने किसी कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ने आया है, जिन यूँ बे रहा है कि अगर इनने इसकी कंपनी में कोई नया CEO बना है, नया मैनेजर आया है, या उनके मैनेजमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में कुछ नई हायरिंग हुई है एक बड़े लेवल पे, CEO लेवल पे, CFA कह रहा हूँ सॉरी, CEO वगैरह, या कुछ भी स्टाफ नया हायर करते हैं कि वो स्टाफ जो है वो कैपेबल है या नहीं। मतलब यहाँ तक की भी रिसर्च करनी पड़ती है कि अगर मान लो टाटा कंपनी है तो टाटा का CEO कौन है, उसके जो टाटा मोटर्स लगा लो, टाटा मोटर्स है, उसमें जो ऊपर लेवल पे जो बंदे बैठे हैं हायर लेवल पे वो कौन है, उनका बैकग्राउंड के, उनकी हिस्ट्री के, उनने आज तक मतलब टाटा ने उनने जो हायर करे वो हायर क्यों करे है, मतलब उनका बैकग्राउंड चेक जो ना, मतलब इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी ये चीज़ देखी जाए कि ये जो नया बंदा हायर करे है ये कैपेबल है या नहीं है कि इस कंपनी ने ऊपर लेकर जाओगा। ठीक है, बैलेंस शीट पढ़नी पड़ती है कि कंपनी जो है वो कितने साल तक की करने लग रही है। यूँ नहीं कि अखबार में आ गई कि इस क्वार्टर में, इन 3 महीना में, इसने इस 4 महीना में इस कंपनी ने इतने रुपये कमा लिए हैं तो यह कंपनी आगे भी कमाती जाओगी, ये नहीं। मतलब कंसिस्टेंसी देखो, फ्री वेबसाइट मिल जाऊंगी, स्क्रीनर्स लगा लो, इन ट्रेडिंग व्यू तुमने चार्ट भी मिल जाओगे, तुमने बैलेंस शीट भी दिख जाओगी। जिस कंपनी की बैलेंस शीट यूँ कह रही है और तुम आँखों के आगे अपना दिख रहा है कि यह कंपनी पिछले 10 साल था या पिछले 10 क्वार्टर तक प्रॉफिट जो इनके और वो ऊपर ही जा रहे हैं, और खासकर रेवेन्यू हो गया मतलब सेल्स की, इतनी इनने सेल्स करी है, सेल्स बढ़ती रहनी चाहिए, प्रॉफिट ऊपर नीचे होते रहे हैं टैक्स की वजह से कि इस बार टैक्स ज़्यादा देना पड़ा, एक्सपेंस उनने कम दिखाया, जो भी है। कंपनी की अगर रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू है ना वो क्वार्टर टू क्वार्टर या ईयर टू ईयर जो बढ़ रहा है ना अगर, तो उस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए आँख बंद करके पैसे लगा दो। ठीक है, अब वो चीज़ भी हर किसी ने देखने नहीं आती, और जो बहुत सिंपल सी चीज़ है ये देखने की। दूसरा होता है, ये हो गया लॉन्ग टर्म के हिसाब से कि लॉन्ग टर्म में अगर कोई पैसा लगाना चाह रहा है स्टॉक मार्केट में तो इसको बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, कि बैलेंस शीट वगैरह पढ़ ली तुम, उसकी कंपनी की वेबसाइट खोल कर देख लो कि उसकी मैनेजमेंट टीम है या उनकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन है, कौन बंदा कैपेबल है, कौन बंदा कैपेबल नहीं है, उनके जो हायर पोस्ट हो गए उन पर कौन कौन बैठे हैं, वो उस इंसान की रेपुटेशन क्या है, पब्लिक इमेज अच्छी है या बुरी है, तो वो सारी चीज़ चेक करनी पड़ती है। ये फंडामेंटल एनालिसिस में आ गया। दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। वो टेक्निकल जो वो मेनली आता है शॉर्ट टर्म में काम आता है कि 2 3 महीने के लिए स्टॉक में पैसे लगा दिए, 4 5 महीने तक लगा दिया, साल भरती लगा दिए। साल भरती का शॉर्ट टर्म मान कर चलो कि साल भर का अगर नाम टाइम पीरियड है तो मतलब वो शॉर्ट टर्म ही है, लॉन्ग टर्म तो 3 साल तो ऊपर ही हुआ है। तो टेक्निकल एनालिसिस में होते हैं चार्ट वगैरह, कि चार्ट देख के हमें समझ आता है कि ये जो स्टॉक प्राइस है, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, रिलायंस अब तकरीबन चल रहा होगा 2300 2400 का। अब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो रिलायंस का शेयर प्राइस चल रहा है 2300 कुछ का चल रहा है। तो अगर मैं रिलायंस का चार्ट खोलूँ ना, तो मेरे को जैसे चार्ट रीड करने आते हैं, तो अगर मैं रिलायंस का चार्ट खोल कर बैठ जाऊँ ना तो मैं यूँ बता सकूँ कि ये, और अगर यूँ नीचे जाना है तो और कितना नीचे थी जा सका है। ठीक है, एक लेवल हो है वो उसने सपोर्ट क्या करे कि वो सपोर्ट पा गया, इस तो नीचे ना जावे, इस तो नीचे जाओगा ना तो 1 2% में झूल के उल्टा ऊपर आओगा, वो सपोर्ट लेवल होगा कि इस तो नीचे ना जावे। एक होता है रेसिस्टेंस लेवल कि स्टॉक मान ले नीचा ऊपर जाने लग रहा है ना तो यूँ ना होया करे कि ऊपर जाए जाएगा। एक सपोर्ट लेवल होता है कि चार्ट देख के समझ आ जाएगा, या थोड़ा बहुत ट्रेंड लाइन होती है, बहुत सारी चीज़ होती हैं चार्ट में, वो ड्रॉ करके या देख के समझ में आ जाती है इंसान को जो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि अगर ये ऊपर जा रहा है स्टॉक प्राइस तो ये कितना ऊपर तक जाएगा,
जैसे लोगों को नॉलेज नहीं है, अगर चल मैं किसी ने वो दे दूँ, कोई रिकमेंड कर दूँ कोई स्टॉक यूँ खरीद ले भाई ये ऊपर जाओगा, मैंने वो रिकमेंड क्यों करा है? सीधी सीधी बात है, मैंने चार्ट पढ़ना है, मैंने देख लिया कि वो अपने सपोर्ट लेवल पे यार इतना नीचे जाओ ना तो ऊपर जाओगा, मैंने रिकमेंड कर दिया, उसने ले लिया, पर उसने वो बेचा कौन है? वो मान ले कोई शेयर उसने 100 रुपये का लिया और वो 150 चला गया, उसने बेचा कौन है इस उम्मीद में कि वो 200 का जाओगा, वो ना जाओगे ना। उसका रेसिस्टेंस लेवल अगर 150 का है, 150 पे है, तो वो 200 पे क्यों जाओगा? तो ये चीज़ होती है टेक्निकल एनालिसिस की। चार्ट देख के हमें समझ आता है कि किस कंपनी का कितनी पोटेंशियल है शॉर्ट टर्म में, को कितना रिटर्न देगी कितना नहीं देगी, और देगी तो कितने महीने में देगी। तो ये सारी चीज़ है ना, रिसर्च करने के बाद हमको, मेरे जैसे को या बड़ी बड़ी कंपनी है जो बंदों को इन्वेस्टमेंट करवाती है, उनको समझ आता है कि कब कौन सी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। और यही चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल कोई बंदा फुल टाइम जॉब कर रहा है किसी भी और फील्ड में, आईटी में लगा लो, कहीं पे भी लगा लो, टीचर है, पुलिस में है, आर्मी में है, ठीक है। अब उस बंदे के पास इतना टाइम नहीं है कि वो कंपनी टू कंपनी ऐसे रिसर्च करेगा कि ई बैलेंस शीट पढ़ लूँ, ई भी चार्ट पढ़ लूँ, है ना, कि अब इसकी वेबसाइट खोल के देख लूँ कि इनका क्या चल रहा है, इन नई डील मिल रहा है ना मिल रहा है। कोई अपना इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अखबार पढ़ लिया कि इसमें पता चल रही है कि इन कंपनियों का ये के साथ ये चल रहा है, इनको डील मिलने वाली है, नहीं मिलने वाली है, गवर्नमेंट इनकी हेल्प कर रही है, तो स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा। तो ये टाइम है नहीं। तो जिन दौर अगर ये टाइम है नहीं रिसर्च करने का, तो वो खुद पैसे क्यों लगाते हैं? मेरे को समझ नहीं आ रही भाई बात। मतलब अगर नॉलेज नहीं है और तुम पैसा लगा रहे हो और वो पैसा डूब गया, तो फिर उसको जुआ क्यों कह रहे हो? जुआ तो तुमने बना दिया ना उस चीज़ को। ये चीज़ जुआ नहीं है, जुआ इसको तुमने बना दिया। तुम बिना नॉलेज के कहीं भी अपना पैर घुसाओगे तो पैर कटवाओगे। नॉलेज के साथ घुसो। जो 10% लोग पैसा कमा रहे हैं ना ट्रेडिंग में, वो 10% लोग ही हैं जो नॉलेजेबल हैं। जो 90% जो लोग पैसा गंवा रहे हैं ना, उन 90% में से 99% लोग ऐसे हैं जो फुल टाइम कहीं ना कहीं जॉब करते हैं। और आस पास दोस्त आता है या ऑफिस में सुन लिए कि अरे या कंपनी घनी ऊपर जाओगी इसके ख़रीद लो। 6-7 महीने हुए होंगे या 1 साल ही होया होगा, बिटकॉइन का क्या हुआ बना रखा था दुनिया ने, बिटकॉइन ले लो बिटकॉइन ले लो। मैं काम स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है मेरा, दुनिया मेरे तो नहीं बुझा कि भाई बिटकॉइन लेवा कि ना लेवा, तू बिटकॉइन ले रहा है या ना ले रहा। मैं उस टाइम भी यह बात क्या करता, आज भी यह बात कहूँ कि बहुत बड़ा स्कैम है, मन लगा है बहुत बड़ा स्कैम है, तब न लेना लो। मैं कोई रिकमेंड नहीं करता ना, मैंने लिया और मैं तो कोई आज ऐप भी डाउनलोड ना करिए इन जो बिटकॉइन वगैरह में डील करें। जो लोग बिटकॉइन में करें टेक्निकल एनालिसिस फिर भी मैं थोड़ा बहुत समझूँ तो चल चार्ट देख कर थारा समझ में आ गया। मैंने आज ये चीज़ समझ में आई है, बिटकॉइन में जो है वो पैसे जो बिटकॉइन का जो प्राइस है, ठीक है, या कोई भी कॉइन लगा लो, वो ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों जा रहा है। एलोन मस्क ने ट्वीट कर दिया कि मैं खरीदूँ हूँ या मैंने बढ़िया लगा है, ऊपर भाज गया, रातों रात इतना गया। उसकी कंपनी नीचे जाने लगी, उसने कहा मैं फिर ट्वीट कर दिया जो रिलेटेड भी ना था, और लोगों ने कनेक्ट कर लिया खुद ही, और रातों रात इतना नीचे गिर गया। जो लोग आज तक 1-1.5 साल पहले मेरे तक कमा थे ना, अरे बिटकॉइन में लगा देख के इस चीज़ में बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है, ये मुँह दिखाने के भी लायक ना हुए। जिनने 1 लाख लगाए थे ना उनके 20-30 हज़ार रह रहे हैं। ये उन तक के बात करें, मतलब उन बुझतियाना भी हासिया हुआ है, ठीक है। मतलब जिस चीज़ का कोई वजूद नहीं इंडिया में, वजूद नहीं का मतलब यही है ना कि किस बेस पर ऊपर जा रहा है, कोई न्यूज़ बताओ ना। अब कंपनी है, रिलायंस है, टाटा है, बेरा है, टाटा की गाड़ी दिखा है, हर दूसरी गाड़ी आजकल टाटा की दिखने लग रही है, जुकर मारुति की दिखा करे, या तो मारुति दिखा है या टाटा दिखा है, तो दिखा है भाई, धंधा कर रहे हैं अपना, बढ़िया कर रहे हैं, रोडा पर गाड़ी इनकी दिखा है, तो लो इनका शेयर प्राइस जाओगा ऊपर। रिलायंस है, दिखा है, इतनी बड़ी कंपनी है, मतलब पूरा देश नहीं चला रही है यूँ कह लो, गवर्नमेंट नहीं यही चला रहे हैं, जैसे कह दिया करें अंबानी अडानी टाटा बिरला देश ने चला हुआ है, तो ये कंपनी बेरा है, ये डूबो थोड़ीगी। बाकी फिर भी या कोई रिकमेंडेशन ना है कि कभी जाकर ले लो और फिर कह दो भाई तने कही थी टाटा रिलायंस ये बढ़िया कंपनी है इनमें लगा दो। अपने रिसर्च करो भाई खुद, ठीक है। नहीं रिसर्च करनी तो फिर सर्विस लो, जाओ किसी एडवाइज़र के पास, किसी से तो बात करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, बताओगा तुमने बढ़िया एडवाइस। भाई ये थी आज की वीडियो में बात, अपना नॉर्मली कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई, कुछ नहीं, अपना सोचा कि जो भी मन में होगा स्टॉक मार्केट से रिलेटेड या जिस भी टॉपिक पर बात करेंगे वे चीज़ बोलते रहेंगे। जो चीज़ ध्यान, बहुत सी बात इसी भी होंगी जो ही मेरे माइंड में ना आ रही, पर थोड़ी देर पाछा वीडियो में डाल ले पाछा आ जाएगा, करे यह बात तो कही है ना। तो यूँ ही है कि जब भी जो भी बात मन में होगी उसके बारे में वीडियो बना कर डाल देंगे।
और आज थोड़ा थोड़ा बेसिक हर चीज़ का बता दिया कि एफडी में मत करो, इन्फ्लेशन का क्या मतलब हुआ है। अगर कहीं पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो तो कोशिश करो कि इन्फ्लेशन से ज़्यादा रिटर्न कमा रहे हो वहाँ से। और म्यूचुअल फ़ंड में अगर करना है तो म्यूचुअल फ़ंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से होते हैं कि 1-2 साल 3 साल, तो लोग सोच रहे हैं ना 3 साल की SIP करवा दी और 3 साल में या 5 साल में निकलवा लेंगे, कोई कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई थारा। ठीक है, तुम अपने आप में तुम राजी हो लो कि हमने मतलब 20% मिल गया, 25% मिल गया, वो कुछ ग्रोथ थोड़ी हुई है, ग्रोथ थोड़ी बड़ी हुई है। कुछ भी तुम्हारा पैसा ग्रो हुआ ही नहीं है। वो तो जितना तुमने प्रॉफिट कमाया 2-3 साल में, अगर तुमने निकाल लिया सारा पैसा तो तुमने खर्चा करना है। तो अगर खर्चा करना तो ग्रोथ थोड़ी हुई है। वेल्थ तो ग्रोथ जब भी होगी ना जब तुम लॉन्ग टर्म में निकालोगे। जब वो तुमने लगाए, जो तुम ये इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे रील वगैरह देखो कि 1 लाख रुपये थे और ये 100 करोड़ हो गए, तो उसमें नीचे यो भी लिखा है वे कितने साल में हुए हैं। ये लोग आवे हैं इन्वेस्ट करवावे मेरे पर रुपये, अगर नू सोचा कि 2 महीने में मैंने 50,000 लगाए ना तो 2 महीने में मेरे कई लाख हो जाएंगे। बैंगन भी ना हो, ये 50,000 के 40 हो रह जाएंगे। इस उम्मीद में आओगे ना अगर कि इतने टाइम कम टाइम में मेरे डबल हो जाएंगे, 4 गुना हो जाएंगे, तो ये डबल ना हो, थारा लॉस होगा। अगर तुम सिस्टमेटिक चलोगे ना कि भाई हमने साल में 10-15%, 20%, 25% मिल जाए, तो तुमने 50% भी मिल जाएगा। जितना सिस्टमेटिक वे में चलोगे ना उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। जितना तुम ये रील देख कर यार किसी हो कि यूट्यूब पे वीडियो देख कर या कि इसने नुकई थी यो शेयर खरीद लो और यो खरीद लिया यार, कोई ना आवा। तुमने मान लो यूट्यूब पे जो इतने रिकमेंड करे हैं कि ये शेयर खरीद लो, मैं बता दूंगा 10 नाम तो, और बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर बैठे हैं ऐसे फाइनेंस के जो हर दूसरे दिन एक वीडियो डालेंगे कि ये शेयर ले लो, इतने रुपये के इतने हो जाएंगे, और वे शेयर नीचे भी जामा है, कमेंटा में बढ़िया गाल बक्का है। पर वो तो उन्हें तो व्यू तो मतलब है, वो के व्यू आ रहे हैं बढ़िया, कोई लॉस हो प्रॉफिट हो उनका क्या मतलब है, उन्हें तो व्यू तो मतलब है। उन्हें हाइप क्रिएट कर दी, थंबनेल ऐसा बना दिया, थंबनेल ऐसा बना दिया कि 1 लाख के 1 करोड़ हो जाएंगे 1 महीने में, ये 25,000 के ये शेयर खरीद लो, 25,000 के ये कर लो, 50,000 के थारे इतने हो जाएंगे। इन चीज़ हम रहोगे तो स्टॉक मार्केट थारती है ही नहीं। तारा बैम है कि हम स्टॉक मार्केट में थोड़ा बहुत रुपया बना लेंगे, बाकी नहीं बना सकते। बना भी लोगे ना तो 2-4 रुपये बना लोगे, तारी वेल्थ तो इसमें ग्रो ना होनी। और तुम इसमें सिस्टमेटिक लॉन्ग टर्म में भी एक चलोगे, यूँ लेकर चलोगे कि हाँ जिस तरह से थारी सैलरी है कि उसने तुम प्लान कर रहे हो कि मेरी सैलरी का 10% में इन्वेस्ट करूँगा, इस हिसाब से सिस्टमेटिक वे में अगर चलोगे थारी वेल्थ ग्रोथ होगी। बाकी ये था भाई आज की वीडियो में। बाकी वीडियो में धीरे धीरे ना स्टॉक मार्केट की बात करूँगा सिर्फ, और इसमें ये बात करूँगा कि स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड में कौन से स्टॉक्स में जैसे किस तरह से सिलेक्ट करा है ना, कि किस हिसाब से कंपनी चूज़ करिए जाए कर लेनी चाहिए क्यों कर ना लेनी चाहिए। FIDI जो है वो पैसा कहाँ लगाते हैं, कौन सी कंपनी में FIDI पैसा लगाते हैं, और वहीं से कहीं ना कहीं हमें भी आइडिया होता है कि FIDI ने पैसा लगाया है तो हाँ कहीं ना कहीं पोटेंशियल है। म्यूचुअल फंड वाले इस शेयर को खरीद रहे तो हाँ पोटेंशियल है। ठीक है, और भी 70 चीज़ों हैं, तो धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों के बारे में वीडियो बनाऊँगा। बाकी आज की वीडियो में भाई इतना ही था, धन्यवाद।